गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी अपक्लू CSC अकेडमी। पिछले क्लास में हमने भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म इन इंडिया के ऊपर पहला पार्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और इसी के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के दूसरे पार्ट से है, जो कि मैंने आपसे बताया था। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ भी देख सकते होंगे। कुछ पार्ट जो उस पहले सेक्शन में बच गए थे, इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट बताएंगे आपको, जिसमें से मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो भूमि सुधार की आलोचनाएं की जाती हैं, किन किन आधारों पे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर सुधार को लेकर के क्या प्रक्रियाएं सुझाई गई हैं, बताई गई हैं, कुछ सुझाव दिए गए हैं। इस आलोचना, जब भी कोई किसी चीज़ की आलोचना करता है, क्रिटिसिज्म करता है, तो उसके संबंध में कुछ सुझाव भी बताता है, कुछ सजेशन भी देता है। तो इन आलोचना और इस सजेशन, इन दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ उपायों, कुछ अधिनियमों और कुछ कार्यक्रमों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि PPT के रूप में रहेगा, इसी क्लास में ही रहेगा, इसी सेक्शन में रहेगा। इसके लिए कोई अन्य क्लास नहीं रहेगा। आप बने रहिए इस क्लास में। आपको इसी क्लास में भूमि सुधार का जो दूसरा पार्ट में जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम किसके ऊपर, आलोचना के ऊपर, कि किस प्रकार से इसकी आलोचनाएं की गई हैं। देखिए, पहला कहा गया है कि प्रभावी कानूनों का यहाँ पर क्या है, अभाव है। प्रभावी कानूनों का अभाव है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो भी अब तक हमारे भूमि सुधार को लेकर के कानून बनाए गए हैं, चाहे वो चकबंदी हो, हदबंदी हो, ये सारी चीज़ें जो कानून बने हैं हमारे यहाँ पर, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रभावी नहीं है और उनमें कोई ना कोई कमियां हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं या कुछ ना कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिसके वजह से वो कानून उतने प्रभावी नहीं हो पाए हैं जितना उनको होना चाहिए। तो एक तो आलोचना ये की जाती है कि जो भी कानून बने हैं चकबंदी हदबंदी की, वो ठीक प्रकार से नहीं हैं, उतने प्रभावी नहीं हैं जिससे उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सके, अच्छे से उनका उपयोग किया जा सके। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे आलोचना को। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक दूसरा यहाँ पर आता है हदबंदी में व्यक्ति को इकाई मानना। हदबंदी की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी अच्छे से। तो हदबंदी के बारे में मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से भूमि की एक निश्चित सीमा सरकार ने तय की है और अगर आपके पास उस निश्चित सीमा से अधिक भूमि होती है तो आपसे उस भूमि का अधिग्रहण करके आप ही के गांव के जो भूमिहीन किसान हैं उनको वितरित कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हदबंदी में जो व्यक्ति को इकाई माना गया है ये यहाँ पर गलत है। आलोचक कहते हैं कि जब, जैसे मान लीजिए आप परिवार में 2 भाई हैं, ठीक है, और भूमि जो है वो आपके नाम पर है, ओके, भूमि आपके नाम पर है और आपकी जो ज़मीन है जितना सरकार ने निर्धारित किया है उससे ज़्यादा है, तो क्या करेगा सरकार कि जो ज़्यादा भूमि है वो आपसे ले लेगी, उसको अधिग्रहण कर लेगी और वो अधिग्रहित भूमि आपके भाई को दे देगी, क्योंकि आपका भाई भूमिहीन है, उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो आपके भाई को दे देगी। तो इस प्रकार से भूमि जो है वो अपने ही परिवार में हस्तांतरित हो जाती है। तो ये एक फैक्टर बनता है कि भूमि अधिग्रहण किया तो गया लेकिन फिर वो वहीं पर आ गया, उसी परिवार में आ गया। तो यहाँ पर आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति को इकाई न मान कर किसको मानना चाहिए इकाई, ये परिवार को मानिए आप, कि एक परिवार के हिसाब से मानिए, नहीं तो वो भूमि क्या है उसी परिवार में क्या हो जाएगी, हस्तांतरित हो जाएगी, हस्तांतरित हो जाएगी। तो एक ही आलोचना की जाती है। नेक्स्ट आलोचक यहाँ पर कहते हैं ऐच्छिक समर्पण की समस्या। यहाँ पर ऐच्छिक समर्पण की समस्या की बात करते हैं आलोचक। जैसे कि काश्तकारी प्रथा को हमने देखा था, तो काश्तकारी प्रथा में क्या होता है कि जो जमींदार होते हैं और जो किसान होते हैं, इसमें क्या होता है कि उनका अगर दस्तावेजीकरण ना हो, लीगल डॉक्यूमेंट ना हो उनके पास, और जब खेती के लिए जब काश्तकारों को रखा जाता है लीज पर, पट्टे पर, तब उनसे कुछ वादे किए जाते हैं कि आप हमारे यहाँ लीज पर काम करिए, इतना काम के बाद आपको इतना पेमेंट हम अदा करेंगे। लेकिन वही जब वो नहीं करते हैं, उस पेमेंट को वो नहीं करते हैं और अपनी बात से मुकरते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, हम इतना नहीं देंगे, इतना ही देंगे, तो ऐसे में किसान, चूँकि वो छोटे किसान, सीमांत किसान होते हैं, भूमिहीन कृषक होते हैं, तो उनको क्या है कि उन्हें कुछ न मिले, इससे अच्छा वो सोचते हैं कि कुछ तो मिल जाए और वो अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, समर्पण कर देते हैं। एक तो ये हो जाता है। तो इस वजह से क्या रहता है, एक समस्या ये भी आती है, आलोचक इस चीज़ को भी कहते हैं
और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीमाबंदी तय न होना, ठीक है, सीमाबंदी तय न होना, इन चीज़ों को अगर हम देखें इसकी आलोचना की जाती है। जब आप हदबंदी कानून को पढ़ते हैं, हदबंदी कानून जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसा कहा गया है कि सरकार एक पर व्यक्ति के लिए, प्रति व्यक्ति के लिए एक निश्चित भूमि तय करती है, ठीक है, निश्चित भूभाग को तय करती है, उसकी सीमा को निर्धारित करती है। लेकिन ये जो सीमा है वो हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र में अलग अलग है, पूरे देश में एक नहीं है, और ये अलग अलग है, जिस वजह से इसका मिसयूज भी होता है। और सीमाबंदी तय न होने से सही प्रकार से भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाता है और उसका सही से विभाजन नहीं हो पाता है। तो ये एक समस्या यहाँ पर आती है कि सीमा बंदी जो है वो सही से नहीं है, और इस वजह से कहीं पर बहुत ज़्यादा भूमि ले ली जाती है, कहीं पर कम भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है। ये सारी समस्याएं उभर करके आती हैं। नेक्स्ट, आलोचक कहते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। हालांकि बनाने को तो कानून बने हुए हैं, चकबंदी बनी हुई है, हदबंदी बनी हुई है, सहकारी कृषि का कानून है, चकबंदी, हदबंदी, सहकारी कृषि, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की यहाँ पर बात इसलिए की जाती है क्योंकि जब हम बात करते हैं राज्य सरकारों की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में बड़ी प्रतिद्वंदिता चलती है इस चीज़ को लेकर कि जिन राज्यों में केंद्रीय सरकार की सरकार है वहाँ पर तो कानून लागू हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर विपक्षी दल का सरकार है वहाँ पर कानूनों को लागू करने के लिए कोई खास उत्सुकता, खास रुचि नहीं जताई जाती है। ऐसे में क्या होता है कि इन कानूनों का प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है। एक आलोचना यहाँ पर ये की जाती है। दूसरा, प्रशासनिक उदासीनता। अगर प्रशासन भ्रष्ट होगा, भ्रष्टाचार विद्यमान होगा, जैसे आप मान लीजिए कि हदबंदी की जा रही है, हदबंदी की सीमा तय की जा रही है, नाप लेखा जोखा हो रहा है लेखपाल के द्वारा या फिर जो भी उस कृषि भूमि से संबंधित लोग हैं उनके द्वारा अगर होता है, अगर वो भ्रष्ट अधिकारी होंगे तो इसमें क्या होगा कि वो उसमें अन्याय नहीं कर पाएंगे, वो उसमें कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार जरूर करेंगे। भूमि अधिग्रहण कर लिए लेकिन वो वितरित नहीं किए, अपने पास रख लिए, अपने नाम कर लिए, अपने किसी रिश्तेदार के नाम कर दिए, या फिर ऐसे लोग जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि दिखाने के लिए तो कहते हैं कि हमने भूमि अधिग्रहण करके किसी एक भूमिहीन किसान को दिया, लेकिन पीठ पीछे वो उनसे पैसे लिए होते हैं, घूस लिए होते हैं। तो अगर भ्रष्टाचारिता रहती है तो इससे क्या रहता है कि इन सब चीज़ों में उदासीनता आ जाती है, न्यूट्रल हो जाते हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, या अगर होता भी है तो वो न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये सारी आलोचना इसमें की जाती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि ये आलोचक सुझाव क्या देते हैं, सबसे पहले तो कहते हैं कि भू रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए, यानी कि भूमि का जो भी पैमाना हो उसको आप रिकॉर्ड जो भी होता है उसको आप कंप्यूटरीकरण करिए, यानी कि उसको आप मतलब किसी हैंड रिटन रजिस्टर में ना लिख करके उसे एक कंप्यूटर में उसके डेटा को अच्छे से फाइल करके उसका रखिए, उसका रख रखाव करिए। एक तो ये करिए आप। दूसरा, ये कहते हैं कि रिकॉर्ड्स को किसान पासबुक के रूप में जारी करिए, यानी कि जो रिकॉर्ड्स आप कंप्यूटरीकरण करके बनाते हैं उनको आप क्या करिए, किसान पासबुक के रूप में जारी करिए, ताकि किसान भी इन चीज़ों को देख सके कि क्या उनकी भूमि को लेकर के क्या क्या पैमाने हैं, क्या क्या शर्तें हैं, उस चीज़ को वो भी जाने। और उस चीज़ को आप क्या करिए, उनको दिखाइए सभी को, ताकि वो अपनी भूमि के बारे में सही नॉलेज रख सकें और उसका एक उनके पास एक लीगल चीज़ हो, एक कंप्यूटरीकरण की गई एक दस्तावेज हो जिससे वो बता सके कि नहीं ये मेरी भूमि है और इसका ये लीगल डॉक्यूमेंट है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, कहते हैं कि जनजातीय वर्गों पर विशेष ध्यान दीजिए। जनजातीय वर्गों या जनजातीय क्षेत्रों की यहाँ पर बात की जाती है कि जब आप भूमि सुधार की प्रक्रिया को देख रहे हैं तो आप जो भूमि का वितरण है उसको आप जनजातीय जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का जो एरिया है वहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से देखिए। वहाँ पर क्योंकि उन लोगों की जो जीवन शैली होती है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, तो वहाँ पर आप जो लैंड होल्डिंग की जो भी समस्याएं हैं उनको बहुत ही अच्छे से एड्रेस करिए इन क्षेत्रों में, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होती हैं। यहाँ पर अच्छे से इन चीज़ों को प्रभावी ढंग से लागू करवाइए। आगे आता है कि कृषि भूमि का हस्तांतरण गैर कृषक व्यक्ति को मत करिए, यानी कि आप हदबंदी के तहत जो भी कृषि भूमि को हस्तांतरित करते हैं, जो भी आप उससे अधिग्रहण करने के बाद उसको आप देते हैं,
तो किसी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कि गैर कृषक हो, यानी कि जो व्यापारी हो, खेती कृषि से उसका कोई मतलब ना हो, वो कुछ और कार्य करता हो, किसी और क्षेत्र में इन्वॉल्व हो, तो आप ऐसे लोगों को मत दीजिए। ऐसे लोगों को दीजिए जो किसान हैं, छोटे या सीमांत किसान या फिर भूमिहीन किसान, उनको दीजिए। जो गैर कृषक व्यक्ति हैं उनको आप मत दीजिए, ठीक है, ये यहाँ पर कहा जाता है। और फिर कहते हैं ये कि भूमि अधिग्रहण हेतु कृषकों की सहमति बहुत आवश्यक है। जैसे कि जब बात की जाती है जब सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की या निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की, यानी कि जब सरकार कोई परियोजना चलाती है, जैसे कोई फैक्ट्री बैठा रही हो, कोई संयंत्र बैठा रही हो, कोई भी परियोजना लेकर के आई है, सड़कें बनती हैं तो सड़क किनारों के घरों को तोड़ के भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। खैर वो तो होता है कि आपने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत बड़ा भूभाग चाहिए किसी संयंत्र को स्थापित करने के लिए, कोई बिजली संयंत्र है, कोई किसी चीज़ का कारखाना है, कोई बहुत बड़ी कंपनी परियोजना चलाने वाले हैं, आप डैम बनाने वाले हैं, डैम तो खैर नदियों पे बनते हैं, मतलब जो भी परियोजनाएं अगर आप चला रहे हैं वो निजी हो या फिर पीपीपी मॉडल पर हो, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, तो इसमें क्या है कि जब भी आप इसके लिए किसी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करते हैं, भूमि को किसानों से लेते हैं, तो उसके लिए आपको किसानों की सहमति चाहिए, ठीक है। पीपीपी मॉडल पर अगर हम कोई भी परियोजना लाते हैं तो उसके लिए 70% किसानों की सहमति आवश्यक होती है। और अगर सिर्फ निजी परियोजना हो, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी की अगर परियोजना होता है प्राइवेट सेक्टर का, तो उस पर 80% किसानों की परमिशन जो है वो आवश्यक होती है, सहमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सुधार में स्थानीय प्रशासन की सहभागिता हो। भूमि सुधार में स्थानीय प्रशासन की सहभागिता बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर प्रशासन भ्रष्ट होगी तो इन कानूनों का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका उचित पूर्ण व्यवस्था किया जाए कि प्रशासन की जो सहभागिता हो वो अच्छे से हो, ताकि इन योजनाओं का सही प्रकार से वितरण हो सके। और नेक्स्ट सुझाव दिए जाते हैं कि सुधार कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करिए, यानी कि चकबंदी हदबंदी में जो भी कमियां हैं, चकबंदी से रिलेटेड जो भी कमियां हैं, हदबंदी से रिलेटेड जो भी कमियां हैं, सहकारी कृषि हमारे देश में लागू नहीं हो पाई, केवल 2% किसान ही इसको करते हैं। सहकारी कृषि हमारे पूरे भारत में आप देख सकते हैं, पूरे भारत में केवल 2% किसान ही अगर सहकारी कृषि में इन्वॉल्व हैं। और हदबंदी या चकबंदी में जो भी समस्याएं, जैसे हदबंदी में सीमा तय नहीं है, सीमाबंदी सुचारू रूप से तय नहीं है कि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, या फिर व्यक्ति को इकाई माना गया है। चकबंदी में ऐसी समस्याएं होंगी कि लोगों के पास हो सकता है कि उन्हें, जैसे चकबंदी में क्या होता है कि आपको जो आपकी जगह जगह फैली हुई ज़मीन है उनको एक जगह आपको दे दिया जाएगा। आपको अगर आपकी जगह जगह मिलाकर के 5 हेक्टेयर की ज़मीनें फैली हैं तो आपको एक ही जगह पर क्या किया जाएगा, 5 हेक्टेयर की ज़मीन दे दी जाएगी, और आपकी जो उधर फैली ज़मीन है उनको अधिग्रहित कर लिया जाएगा, उनका आपका स्वामित्व हटा दिया जाएगा, और आपकी अपनी 5 हेक्टेयर की जो भूमि है वो आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि लोग इसलिए भी नहीं तैयार होते हैं चकबंदी के लिए कि शायद हो सकता है कि हमें जो भूमि हो सही न मिले, यानी हमारी भूमि जो मिले वो उपजाऊ न हो, बंजर ज़मीन मिल जाए उसके बदले हमें, या फिर विवादित ज़मीन मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है चकबंदी में भी। तो इन चीज़ों को आप एड्रेस करिए, दूर करिए, ताकि जो योजनाएं कानून आपने बनाए हैं उनकी कमियां दूर हो, लोगों का इस पर ट्रस्ट बढ़े और लोग इन कानूनों के ऊपर कार्य करने के लिए राजी हों, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आलोचनाएं और कुछ सुझाव थे जो कि हमने यहाँ पर बताए। इसी में आगे हम कुछ उपाय, कुछ अधिनियम, इन सभी के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी क्लास के आगे ही। तो फिलहाल के लिए ये जो हमारा क्लास है इसमें हमने इन दोनों के ऊपर चर्चा किया। अब इसी के आगे पीपीटी के फॉर्म में आप क्या करेंगे, आपको उपाय और अधिनियम के ऊपर क्लास मिलेगा, जिसको कि आप पीपीटी के रूप में देखेंगे। तो देखते हैं हम अपने आगे की क्लास को। जैसा कि मैंने आपसे इसी क्लास में बताया कि मैं आप लोगों को कुछ जो उपाय, अधिनियम और जो भी कार्यक्रम रहे हैं भूमि सुधार से संबंधित, उनको मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में बताऊंगी। तो इसी में सबसे पहला जो उपाय हैं उसमें अगर हम देखें तो 2 तरीके के उपाय इसमें बताए जाते हैं, संवैधानिक एवं वैधानिक उपाय। संवैधानिक एवं वैधानिक उपायों की यहाँ पर चर्चा की जाती है, जिसमें अगर हम सबसे पहले संवैधानिक उपायों को देखें तो इसमें क्या किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में
भौतिक संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण आदर्श निर्धारित किए गए हैं। देखिए, संवैधानिक उपाय का मतलब होता है ऐसी उपाय जो कि किसमें हैं, हमारे देश के संविधान में शामिल हैं। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 39B और 39C में भौतिक संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण आदर्श निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि भूमि सुधार के सुनिश्चित वितरण की बात की जाती है, तो इसी का जो हमारा संविधान है वो इसकी पुष्टि करता है और ये कहता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत कि भौतिक संसाधन, क्योंकि भूमि भी जो है वो भी क्या है, भौतिक संसाधन है, तो इसका न्यायपूर्ण वितरण हो, ऐसा हमारा संविधान भी कहता है। तो एक तो इसकी पुष्टि यहाँ से होती है कि भूमि का उचित व न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए और इसका जो अधिकार है वो हमें हमारा संविधान भी देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें वैधानिक उपायों की अगर हम बात करते हैं, संविधान में किसमें 39B एंड 39C संविधान। अब वैधानिक की अगर हम बात करें तो वैधानिक यानी कि विधिक जो अधिकार मिले हैं हमें भूमि सुधार या फिर भौतिक जो भी वस्तुएं हैं, जो भी भौतिक चीज़ें हैं, संसाधन हैं, उनको लेकर के विधिक जो उपाय हैं उनकी बात करें, जिनका वर्णन कानून के तौर पर किया गया है, विधियों के तौर पर किया गया है, भले ही वो संविधान में शामिल ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही शामिल ना हो, लेकिन वो विधिक तौर पर हमारे समाज में उपस्थित हैं, मौजूद हैं। अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला है, राज्य द्वारा भूमि सुधार को लागू करने के लिए 280 से अधिक भूमि सुधार कानून बनाए गए हैं। ये स्टेट के लिए है। और केंद्र सरकार द्वारा भी भूमि सुधार के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में समय समय पर संशोधन किया गया है। यानी कि 280 से अधिक कानून जो बनाए गए हैं वो राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं। और केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था कब? 1894 में, जिसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। और इसी का एक संशोधित रूप है 2013 में नया जो कानून है भूमि अधिग्रहण कानून, जो नया भूमि अधिग्रहण कानून पारित किया गया था। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि केंद्र सरकार द्वारा सबसे पहले वर्ष 1994 में एक भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया, लेकिन उसके बाद 2013 में एक नया भूमि अधिग्रहण कानून सरकार ने पारित किया। केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित नया कानून जो है उसका क्या नाम है? भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पदस्थापना, यहाँ पर पुनर्स्थापना है, पदस्थापना नहीं, पुनर्स्थापना अधिनियम 2013। ठीक है, नाम क्या है इसका? भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013, जो कब बनाया गया? 2013 में। आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं। और इसका पहला जो स्वरूप था वो कब बना था? 1894 में बना था, आज़ादी से पूर्व। ठीक है, अब अगर हम इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी कानून के ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। 2013 में बने भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे, पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कानून की हम सबसे पहले बात करते हैं इसी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अधिनियम जो है 2013 और संशोधन अध्यादेश 2015। ठीक है, एक तो ये वाला जो है हम देख रहे हैं वो कब का है? 2013 का है। और इसी को संशोधित किया गया किसमें? 2015 में संशोधित किया गया। ठीक है, अब पहले इस कानून के अगर हम देखें तो इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि सरकार किन किन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। ये जो कानून है ये भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है। भूमि का अधिग्रहण कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? जब सरकार को कोई भी प्रोजेक्ट चलाना होता है, कोई भी सरकारी या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट चलाना हो, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि PPP मॉडल पर हो, यानी कि उसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की सहभागिता हो। कोई भी जब प्रोजेक्ट चलाना होता है, कोई कंपनी स्थापित करनी होती है, कोई संयंत्र बनाना होता है, तो इसमें क्या होता है कि भूमि चाहिए होती है सरकार को, जिसके लिए सरकार क्या करती है? किसानों की भूमि का अधिग्रहण करती है, यानी उनसे भूमि लेती है, अधिग्रहित करती है। जैसे आप देखते हैं कि जब सड़कें बनती हैं, रोड बनती हैं हमारे समाज में, तो जो सड़कों के आसपास के जो घर होते हैं उनको क्या करती है सरकार? तोड़ देती है और जो भूमि होती है उसको अधिग्रहित करके सड़कों को चौड़ा करती है, सड़कों को बनाती है, 2 लेन, 3 लेन, 6 लेन, जितनी भी चौड़ी सड़कें उसको बनानी हो।
और इसके लिए सरकार को मतलब बहुत ज़्यादा किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वहीं जब कृषि भूमि या किसानों से भूमि को लेना होता है तो इसमें जो अधिग्रहण कानून है इसमें क्या क्या चीज़ें निर्धारित हैं, इसको अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर कही गई हैं कुछ बातें जिसको हम समझते हैं कि इस अधिनियम में सरकार किन किन सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी कि ऐसे उद्देश्य जो कि सभी के हित के लिए हों। सड़कें बनती हैं तो सभी के हित के लिए बनती है, कोई कंपनी खुल रही है कि सभी के हित के लिए खुल रही है, कोई फैक्ट्री बनाई जा रही है सभी के हितों के लिए बनाई जा रही है। तो इसमें जो निजी भूमि का अधिग्रहण है, सरकार किन किन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, यानी लोगों से ज़मीन को अधिग्रहित कर सकती है। एक तो देखिए उद्देश्य आपके आधारभूत बुनियादी ढांचे से संबंधित विकास हेतु हों, यानी आप लोगों का जो फंडामेंटल जो डेवलपमेंट है वो करने के लिए अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हैं, एक तो वो हो गया। औद्योगिक गलियारा स्थापित करने के लिए हो, शैक्षिक अनुसंधान कोई यूनिवर्सिटी बनाना हो या फिर कोई शैक्षिक कोई रिसर्च करना हो एजुकेशन पर, इसके लिए कुछ आप बना रहे हैं। पर्यटन या खेल या स्वास्थ्य या फिर अंतरिक्ष की किसी चीज़ के लिए आप कोई चीज़ खोल रहे हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं। और उसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि इसके लिए अगर आप सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि की अधिग्रहण कर रहे हैं, यानी कि PPP पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आज के डेट में इसे कहा जाता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है वो ज़्यादा हो गई है सरकार से, इसीलिए अब इसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप PPP मॉडल की किसी योजना के लिए, किसी परियोजना के लिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के परियोजना के लिए अगर आप भूमि की अधिग्रहण कर रहे हैं तो आपको अधिग्रहण करने के लिए 70% किसानों की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। उतनी किसानों की अगर सहमति रहेगी तभी आप भूमि अधिग्रहित कर सकेंगे। नेक्स्ट, निजी परियोजना, यानी कि जो सिर्फ प्राइवेट परियोजनाएं होती हैं उनके लिए 80% किसानों की सहमति आवश्यक होगी और बिना किसानों की सहमति के कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण में प्रक्रियागत मुश्किलें कम करने की आवश्यक दृष्टिकोण से इस अधिनियम में संशोधन करते हुए भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार पुनर्निर्माण संशोधन अध्यादेश 2015 लागू किया गया। ठीक है, यानी कि अधिग्रहण की जो ये प्रक्रियाएं हैं उनको और पारदर्शी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। 2015 में एक नया अध्यादेश कानून लाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे अधिनियम की, जो कि है कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016। कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016, यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि टी हक के नेतृत्व में 11 सदस्य द्वारा गठित एक समिति के द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने और उसे सरल बनाने के लिए कानून निर्मित करने की सिफारिश के उपरांत नीति आयोग के एक पैनल ने मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 प्रस्तुत किया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016। ये किसने बनाया, नीति आयोग के एक पैनल ने बनाया है। और किसके नेतृत्व में, टी हक के नेतृत्व में। कितने सदस्यों की समिति थी, 11 सदस्यों की समिति थी। आगे इसमें हम देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा भूमिहीन किसानों को या छोटे व सीमांत किसानों को पट्टे पर भूमि उपलब्ध हो सकेगी, जिसको हम काश्तकारी व्यवस्था कहते हैं, काश्तकारी प्रथा या पट्टेदारी प्रथा कहते हैं, उसके लिए ये कानून है। इस अधिनियम में भूमि को पट्टे पर देने की स्थिति में एक अनुबंध भूस्वामी एवं कृषक के मध्य होगा। जैसा कि मैंने आपको काश्तकारी सुधार में पिछले क्लास में बताया था कि आपका पूरा दस्तावेजीकरण होगा, जिसमें पट्टे पर दी जाने वाली कृषि भूमि का विवरण, पट्टे की कीमत, समयावधि, पट्टे से संबंधित सभी शर्तें शामिल होंगी। इस प्रकार भूमि को पट्टे पर दी जाने को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि दोनों पक्षों की शर्तों को उसमें शामिल किया जाएगा, कितने समय के लिए आपको लीज पर ज़मीन दी जा रही है और उस पर आपको कितनी आपको उस पर कीमत मिलेगी, ये सारी चीज़ों को उसमें क्या किया गया है, वर्णित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पट्टे पर कृषि को लेकर के ये कानून बनाया गया है, ताकि पट्टेदारी जो व्यवस्था है, जो काश्तकारी व्यवस्था है, उसमें किसी भी व्यक्ति से क्या हो सके, किसी भी व्यक्ति से इनजस्टिस ना हो सके, अन्याय ना हो सके, इस पे सभी को बराबरी दर्जा मिल सके, कानूनी दर्जा मिल सके, ताकि उनका जो अधिकार है वो सुरक्षित रह सके, बाद में कोई अपनी बातों से मुकर न सके, इस वजह से। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला जो कार्यक्रम है वो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम है। इसमें क्या है कि वर्ष 2008 में मंत्रिमंडल ने 2 योजनाओं, और वो योजनाएं कौन कौन सी है, भूमि सुधार प्रभाव भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण, दूसरा है भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण।
ठीक है, पहली योजना कौन सी है? पहली योजना है भूमि सुधार प्रभाव भूमि अभिलेखों का अब कंप्यूटरीकरण एवं राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण। और दूसरा है भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण। इन दोनों योजनाओं को मिला करके 2008 में मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का निर्माण किया। यह एक संशोधित कार्यक्रम है इन दोनों ही योजनाओं का। और वो योजनाएं कौन कौन सी हैं जो कि मैंने आपको बताया, आप इनको ध्यान में रखिएगा कौन कौन सी हैं ये। भूमि सुधार प्रभाव भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण, एक तो ये हो गई। दूसरा है भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण। इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाया गया? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। कब बनाया गया? 2008 में मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी जो कार्यक्रम जो योजनाएं हैं इन सभी को हमने देखा, संवैधानिक और वैधानिक उपायों को भी देखा हमने। और उसके बाद मैंने आप लोगों से अधिग्रहण जो कानून है इसके ऊपर भी चर्चा की, 2013-2015 दोनों की। और कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016 की भी चर्चा की। और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम इसके ऊपर भी चर्चा की। तो इस प्रकार से हमारा कृषि भूमि से संबंधित दूसरा पार्ट भी यहाँ पर एंड होता है। और आई होप आपको कृषि भूमि सुधार से संबंधित सभी जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करिएगा। बाकी नेक्स्ट हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा उसके ऊपर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।